हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी साइंस का कंप्लीट निचोड़ लेके आई हूँ। इसके बाद करने के लिए नोट्स पढ़ने के बाद आपको दोबारा से एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट को इस तरीके से नोट किया है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प होगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और आपको सिर्फ क्या करना है, ये नोट्स जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करनी है और इसको लर्न करना है। इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि बुक भी देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक एक पॉइंट को इस तरीके से नोट किया है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस फर्स्ट चैप्टर है भोजन के घटक, वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम अपनी इस पहली क्लास को साइंस की, जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पंजाब का भोजन। ये एक बार सीटेट में पूछा गया था कि ये दे दिया गया कि मक्के की रोटी, राजमा, सरसों ये सब कहाँ खाया जाता है। तो उसके ऑप्शन दिए थे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इस तरीके से इसके ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब का भोजन है मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश का भोजन, ये पूछा गया था एचटेट में। देखिए सीटेट हो, एचटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं, कहीं अलग से कुछ नहीं आता। लेकिन वो डीपली पूछे जाते हैं। जो बच्चा आराम से धीरे धीरे पढ़ के अपने पॉइंटों को क्लियर करके इसको समझता है, वही उनके आंसर दे पाता है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट को पढ़ा है, उसके बाद आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं और मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आंध्र प्रदेश का भोजन, चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, रसम या चारू, ये आंध्र प्रदेश का भोजन है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कुंदरू है वो कहाँ खाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पोषक तत्व वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं। तो क्या है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे भोजन में यूज़ होते हैं वो हैं मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। देखिए हमारे जो भोजन में पूछा जा सकता है कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो नाम तो बहुत सारे इनके, लेकिन हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्यतः मंड और शर्करा के रूप में मिलता है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, इसके बाद ये देखिए मंड का परीक्षण। मंड शब्द आ गया जहाँ जहाँ भी, वो आपको समझ लेना है कि वो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, क्योंकि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है मंड और स्टार्च के रूप में होता है, शर्करा के रूप में होता है। तो देखिए मंड का परीक्षण ये भी पूछा गया था, केवीएस में क्वेश्चन आया था कि मंड का परीक्षण करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में यदि आयोडीन, देखिए मंड का जो परीक्षण करोगे आप, उसके लिए आपको आयोडीन की आवश्यकता होगी। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में यदि आयोडीन की 2 या 3 बूंद मिलाने पर भोजन का रंग नीला या काला हो जाए तो इसका अर्थ है कि भोजन में मंड उपस्थित है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार डीएसएसबी में पूछा गया है कि अगर हम
मंड का परीक्षण कर रहे हैं और भोजन में अगर हम आयोडीन ये तो या तो ये पूछा जा सकता है कि मंड के परीक्षण के लिए क्या मिलाते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि मंड के जो परीक्षण में जब हम आयोडीन मिलाते हैं तो भोजन का रंग है वो कौन सा हो जाता है। तो ये इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान से रखने हैं कि जब हम खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में आयोडीन की 2 या 3 बूंदें मिलाते हैं तो हमारे जो भोजन का रंग है अगर वो नीला या काला हो जाए तो इसका अर्थ है कि भोजन में मंड उपस्थित है। ये आपको मंड का परीक्षण समझ आ गया होगा। जब खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में हम आयोडीन किसकी बूंद मिलाते हैं, आयोडीन की कितनी मिलाते हैं, 2 या 3। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो भोजन का रंग नीला या काला हो जाता है, इसलिए इससे पता चलता है कि भोजन में मंड उपस्थित है। उसके बाद है सेकंड, प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए भोजन को पीस कर या मसल कर, देखिए अब है प्रोटीन का जो परीक्षण होता है तो उसमें क्या मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, कलर कैसा हो जाता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिए। प्रोटीन के परीक्षण के लिए भोजन को पीस कर या मसल कर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट ये कितनी बूंद, 2, कास्टिक सोडा की 10 का विलयन डालिए तथा विलयन को अच्छे से हिलाकर कुछ समय के लिए रख दें। यदि भोजन का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी, उसमें कैसा होता था, नीला या काला, प्रोटीन में कैसा होता है, बैंगनी हो जाता है, तो इसका अर्थ है भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आएगा इनमें से कि वीएस या डीएसएससी में ज़रूर देखने को मिलेगा और आया हुआ भी है। उसके बाद है हमारा वसा का परीक्षण। भोजन की कुछ मात्रा को कागज में लपेट कर रखें, यदि कागज पर तेल का धब्बा दिखाई दे तो इसका अर्थ है भोजन में वसा उपस्थित है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा को की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए पूछा जाता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को भी 50 ग्राम ले और वसा को भी 50 ग्राम ले तो हमें ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी। मात्रा दोनों की सेम है, ऊर्जा पूछा किससे ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वसा में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से, कि समान मात्रा में दोनों चीज़, लेकिन ऊर्जा किससे मिल रही है, वसा से। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है, तो कौन सा वाला होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, कि जिस भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है वही भोजन ऊर्जा देने वाला होता है। उसके बाद है प्रोटीन युक्त, और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या पूछता है कि शरीर वर्धक भोजन कौन सा भोजन होता है, किससे युक्त होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला, प्रोटीन वाला, विटामिन वाला, तो प्रोटीन युक्त। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट करा रही मैं आपको आज। उसके बाद है विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। देखो विटामिन के मैंने बता दिया आपको, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग सबके नाम होते हैं। अब देखिए आगे की तरफ, देखिए विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। किसके समूह को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। पूछा जाता है कि विटामिन कौन से विटामिन के समूह को कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा जाता है, तो विटामिन बी के समूह को कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा जाता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। देखिए कि कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों के लिए हेल्पफुल है, या कौन सा विटामिन हमें सुंदर रखता है, तो विटामिन ए। हमारे ये क्वेश्चन पूछा था हमारी सुंदरता के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, विटामिन ए। हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ कौन रखता है, विटामिन ए। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। रोगों से लड़ने में कौन मदद करता है, विटामिन सी। हमारी त्वचा और आँखों को कौन स्वस्थ रखता है, ए। इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए आवश्यक है।
विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? हमारी अस्थियाँ, हमारी हड्डियों, अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको इनके स्रोत बता रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से प्राप्त होता है, प्रोटीन कहाँ से, ये सारा कुछ। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से? आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, शकलकंदी। वसा के स्रोत देखिए मूंगफली, तिल, बादाम, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मछली, मांस, दूध, घी, क्रीम, मक्खन। प्रोटीन के स्रोत चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध। विटामिन ए के स्रोत आम, गाजर, पपीता, दूध, मछली का तेल। बी के स्रोत गेहूँ, चावल, यकृत। सी के संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला। विटामिन डी के अंडे, मछली, मक्खन, दूध, सूर्य का प्रकाश। आयोडीन के स्रोत पालक, अदरक, मछली, क्रीम। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, हरी मिर्च, चना, चावल। लौह के स्रोत पालक, अनाशपाती, सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा। ये मैंने आपको सभी के स्रोत बता दिए हैं। और पूछा जाता है फास्फोरस किस में होता है, किससे मिलता है, तो कई बार बाई चांस पूछ लेता है इनमें से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ बहुत सारी सब्जियों में से या फलों में से मिलती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। तो मैंने आपको सभी के स्रोत लिखवा दिए हैं। उसके बाद है चावल। देखो ये पूछा जाता है कि कौन सा भोजन है किसे कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, या किस में ऐसा कौन सा भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है चावल। चावल को कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहा जाता है। ये देखिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के पॉइंट भी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तभी मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा पाऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो मैं भी निचोड़ ला रही हूँ NCERT का, वो आपको आसानी से मिल सके। इसके बाद है पोषक तत्वों के अलावा शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। देखिए ये जो मैंने आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब पोषक तत्व हैं। उसके बाद है पोषक तत्वों के अलावा शरीर को और किसकी जरूरत होती है, तो वो है आहारी रेशे और जल। आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं। इनमें साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियाँ आती है। जो हम खाने के साथ एक सलाद वगैरह खाते हैं ना, वो इसी में आते हैं रुक्षांश में। देखिए रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते। ये पूछा गया था कि ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी हम हमारे जीवन के लिए वो आवश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक है, और उसे क्यों खाते हैं। तो रुक्षांश है हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते, जबकि ये भोजन का आवश्यक अवयव है। ये शरीर में भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की मदद करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है जो कि बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है, वो है रुक्षांश। उसके बाद है जल। भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित। जल का क्या काम होता है? जो भोजन में जो पोषक उपस्थित होते हैं या अवशोषित हो जाते हैं, उन्हें हमारे शरीर में सहायता करता है, अवशोषित करने में सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित, जो भोजन में पोषक तत्व उपस्थित हैं, उनको हमारे शरीर में अवशोषित करने में सहायता करता है। कौन करता है? जल। संतुलित आहार। जिस आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हों। पोषक तत्व कौन से होते हैं अभी बताया था मैंने आपको पीछे। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयोडीन वगैरह सारा कुछ बताया था। ये सब पोषक तत्व में आते हैं। जिस आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, रुक्षांश तथा जल शामिल हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद देखिए सब्जियों और फलों की त्वचा में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जो फलों और सब्जियां होते हैं, जिनके छिलके होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि उनके जो छिलके होते हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं, जो कि धोने
और छिलने, छिलका उतारने से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी, ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो भोजन पकाते समय गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी भोजन पकाते समय गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। अभावजन्य रोग, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब ऐसे रोग जो बहुत समय से अगर आप पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं तो जिनके कमी के कारण जो रोग होते हैं ना अभावजन्य रोग कहते हैं। आगे है, मैं वो रोग बताती हूँ आपको। ये देखिए, विटामिन, इधर अभावजन्य रोग, इधर लक्षण। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता। क्या होता है इसमें लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना। विटामिन B1 बेरी, दुर्बल पेशियां, काम करने में ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों में, देखिए विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियां और दंत क्षय, जो दांतों का गिरना होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय, ये थोड़ी ज़्यादा उम्र होने पर ये घुटनों में दर्द होना या हड्डियों में दर्द होना, ये कैल्शियम की कमी के कारण ही होती हैं। उसके बाद है आयोडीन, गेहंगा, आयोडीन की कमी से गेहंगा या गाइटर रोग होता है। इसमें क्या होता है? जो गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और मानसिक विकलांगता आती है। उसके बाद है लौह की कमी से अरक्तता होती है, मतलब खून की कमी, और उसमें क्या होता है? कमजोरी आ जाती है। तो ये आपका क्लास 6 का NCERT का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको इसे दोबारा से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, PDF डाउनलोड करनी है और इन जो मैंने पॉइंट कराए हैं वो रिवाइज करने हैं, इनको लर्न करना है। इससे आपका कंप्लीट NCERT हो जाएगी, आपको और कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और